तो कल आपको संधि के नियम आपको करने हैं ऐसा बोला था, तो आपने किए होंगे। तो आपको रिवीजन थोड़ा सा उसका करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि के नियम पहले तो विसर्ग संधि में पहला जो आया है, विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ बनता है। ये बार बार नियम आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करने से भी आप जैसे एक आधा वाक्य लेकर उसमें कैसे बना क्या बना, तो पाठी या पेंसिल क्या बोलते हैं स्लेट और पाटी या रफ में एक बार आप वो नियम खुद घटाना पड़ेगा। एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं सभी संधि नियमों के, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विसर्ग संधि, तो पहला नियम विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा दिसते मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है। और उ और पूर्व का अ उ और पूर्व का अ मिलकर ओ बनता है। तो उदाहरण है नृपः जयति। जो लिखना है आपको ये लिखे पूरा जो लिख रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर विसर्ग है, इसको खोल रही हूँ मैं, नृप प को खोला अ प्लस विसर्ग प्लस जयति। अब यहाँ विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे नियम क्या है, अ अथवा मृदु व्यंजन हो। तो क्या किया, विसर्ग के पूर्व में अ हो तो विसर्ग के पूर्व में अ है और पश्चात अ अथवा यानी पश्चात यानी यहाँ पर अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या होता है, उ होता है, ऐसा कहा। अब अ प्लस उ बराबर ओ बनता है।
प्लस जयति। नृपो, अब ये ओ इसमें मिल गया तो नृपो जयति, इसलिए पढ़ते समय इसको नृपः जयति पढ़ो और लिखते समय नृपो जयति लिखना है। थोड़ा सा फिरो 5 तक का ना। क्या नियम है? विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है, और उ और पूर्व का मिलकर ओ बनता है। तो यहाँ पर ये विसर्ग है, पूर्व में अ है और पश्चात या आगे ज है, तो ये मृदु है, कठोर मृदु है, तो ये विसर्ग का उ बन गया और ये उ और ये अ मिलकर ओ बन गया। तो नृपो जयति, ये विसर्ग संधि का पहला नियम। दूसरा नियम, किती आहेत बघू की आता मी पण मेजलो नाही। विसर्ग के पूर्व में आ हो और विसर्ग के पश्चात या आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे नृपः जयति, उदाहरण वही लिया है मैंने, जयंती आएगा फिर यहाँ पर। अब ये इसको खोलो, नृपा प्लस आ है प्लस विसर्ग है प्लस जयंती, जयंती। अब यहाँ पर आ, विसर्ग के पूर्व में आ है और पश्चात स्वर या मृदु व्यंजन हो, वहां पर अ था और यहाँ पर आ है, तो इसका क्या हो गया? नृपा। अब ये विसर्ग क्या क्या करेंगे? ये नृप प्लस आ, इसका लोप किया प्लस जयंती। तो ये मिलाओ इसमें, रूपा जयंती। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में देखना है आपको। ये क्या किया? विसर्ग के पूर्व में आ हो और विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे उदाहरण दिया, नृपाः जयंती, तो विसर्ग के पूर्व में आ है और पश्चात मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लिखा है। तो ये क्या हो गया? नृपा जयंती। दाखव फक्त त्यांना।
हो गया। सभी का फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ। विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है। हाँ, और उ और पूर्व का अ मिलकर ओ बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया इसका। उसके आगे है विसर्ग के पूर्व में आ, यहाँ पर अ था, यहाँ पर आ है। और विसर्ग के पश्चात या आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। खालचं दाखव तोपर्यंत। तीसरा नियम, विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे उदाहरण, बुधः इच्छति। बुधः इच्छति, तो यहाँ पर इसको खोल दो पहले। बुध प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस इच्छति। हाँ, अब नियम क्या लिखा है? विसर्ग के पूर्व में अ, तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर। तो अ को छोड़कर कौन सा स्वर है? यहाँ पर ई है ना, ई है। तो इस विसर्ग का लोप होता है। इसका लोप किया और ये इच्छति, तो क्या बन गया यहाँ पर? बुध, ये अ इसमें मिल गया और ए इच्छति। अब एक प्रश्न यह आएगा, यहाँ पर अ है यानी इसका लोप हुआ है, इसका लोप हो गया ना। विसर्ग का लोप होने के बाद अ के आगे ई आया, तो इसका ए संधि होनी चाहिए थी। बुधे इच्छति बनना चाहिए था। बुध प्लस अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो इन दोनों को, और यहाँ पर इच्छति है ना, क्षति है। तो ये क्या होना चाहिए था? बुध प्लस इन दो, ये अ प्लस ई बराबर ए बनता है, क्षति बनता है। ये बुधे क्षति होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर संधि होने के बाद यदि दो स्वर एकत्र आए, यह संधि हो गई ना, विसर्ग संधि हो गई। अब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से यदि ये स्वर एक के सामने एक आता है तो इनकी संधि नहीं होती है, इसलिए बुधे क्षति नहीं करना है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? बुधः इच्छति। नियम क्या बन गया? फिर एक बार वापिस ये नीचे का देखो यार। पहले विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग के पूर्व में आ हो और विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। इसलिए आ के आगे विसर्ग है, यहाँ पर आ है, उसके आगे विसर्ग है और उसके उस विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन है।
तो इस विसर्ग का लोप किया तो नृपा जयंती बना है। अब तीसरा नियम कौन सा बताया मैंने कि एक बताया कि विसर्ग के पूर्व में अ है यहाँ पर, और आगे यानी किसके आगे, तो विसर्ग के आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले पूर्व में अ है, पश्चात अ को छोड़कर कौन सा स्वर है, ई स्वर है, तो इस विसर्ग का लोप किया तो क्या बना, बुध इच्छति। अब यहाँ पर एक शंका हो सकती है, तो यह कौन सी शंका है, तो अ प्लस ई, यहाँ पर अ के आगे ई आया तो इसका ए बनना चाहिए था, लेकिन संधि होने के बाद यदि दो स्वर एकत्र आते हैं तो उनकी संधि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बुध इच्छति नहीं बनेगा, बुधः इच्छति बनता है। समझ में आया? आगे चौथा नियम, विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर अ और आ, अ और आ को छोड़कर स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। क्या बताया नियम, विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर यानी अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र बनता है। अ आ को छोड़कर विसर्ग का र होता है, जैसे साइलेंट कुठला उदाहरण दिलं, नृपती ही जयती। अब इसको खोल दो, पहले तो नृपत प्लस ये समझाने के लिए मैंने खोला है, तो ऐसा ही लिखा तो चल सकता है उसको, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए इसको खोल दिया है मैंने पूरा। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में क्या लिखा है, विसर्ग के पूर्व में अ और आ को छोड़कर कौन सा है, यहाँ पर ई है ना, आ को छोड़कर यानी ई है, और विसर्ग के पश्चात ज है यानी वह मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का र बनता है।
तो क्या करें, इसको मिलाते हैं पहले। ये तो ई इसमें हलंत है तो इन रूपति में मिल गया। अब ये र है ना, तो र हो तो क्या होता है, ऊपर के अक्षर पर व्यंजन पर चढ़ता है, ये चढ़ गया र। और ये जयतीन, रूपतिर जयतीन। कभी भी आगे ये यदि रफा दिख रहा है मूल शब्द के ऊपर तो वो उसको क्या करना है, र करना है। हाँ, ये समझ में आया। नृपतिर जयती, तो ये लिखते समय नृपति ही जयती करना है और पढ़ते समय नृपति ही जयती पढ़ना है। क्या क्या हुआ फिर एक बार, विसर्ग के पूर्व में अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर और पश्चात कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। यदि यहाँ पर ऐसे समझे कि स्वर ये तो मृदु व्यंजन है और इसके अलावा क्या होगा, वहां पर नृपति ही आगच्छति ऐसा होगा। दूसरा उदाहरण है नृपति ही आगच्छति। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आया प्लस गच्छति। अब यहाँ पर र है तो विसर्ग के पूर्व में ई है और आगे स्वर या मृदु व्यंजन, तो स्वर आ गया तो स्वर आ है तो आ हो क्या होगा, उसका विसर्ग का र होता है। अ आ को छोड़कर, यहाँ पर संधि है, अ आ को छोड़कर किसके पूर्व में लेना है। मैं पश्चात की बात कर रही हूँ। विसर्ग के पूर्व में अ आ नहीं चाहिए, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और विसर्ग के आगे या पश्चात स्वर या ना स्वर और मृदु व्यंजन। यहाँ पर लिखना रहेगा मेरे से, नहीं है ना, यहाँ पर लिखा है स्वर या अथवा मृदु व्यंजन हो, स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र बनता है। तो इसलिए विसर्ग का र बना और आ है। अब इसमें क्या करो, इसको मिलाओ, इसमें ये हलंत है तो इसमें मिल गया, दिखते है ना, और ये र हलंत है ना, आधा है र तो ये आ है तो इस रा, ये रा पूरा हो गया। स्वर है तो इसमें मिला हो और व्यंजन है तो व्यंजन के ऊपर चढ़ाओ उसको, तो ये क्या आएगा, रा गच्छति। नृपति रा गच्छति। समझ में आया। आगे लिखे इसको आप। पण याच्यामध्ये मिक्सच होणार की, र मध्ये अ आया, र प्लस अ आया, र के आगे ई आया, र के आगे ऊ आया, तो सब इसमें मिला देना है स्वर। हो गया ये। अब आगे का आगे का सूत्र, आगे का नियम है र के बाद, चौथा नियम ना, पांचवा, र के बाद या पश्चात र आ जाए तो र के बाद र आने पर, र के बाद र आ जाए या र के बाद र आने पर, ऐसा लिखो, र आने पर पूर्व र का लोप हो जाता है। और
र के और र का यहाँ पर दिसते काय एवढे लांबचं और र का पूर्व स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ होता है। ह्रस्व हो तो दीर्घ होता है। जैसे धुर्जटिः रक्षति। धुर्जटिः रक्षति। आप पहले ये नियम लगाओ, यहाँ पर लिखा है पहला नियम क्या है, विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र बनता है। पहले इसको आपको यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करो, आप खोलो, ई बाहर निकाला, विसर्ग निकाला, रक्षति। आप इस पहले नियम के अनुसार विसर्ग के पूर्व में ई है और आगे र स्वर अथवा मृदु व्यंजन, तो र क्या है, मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का पहले र करो, रक्षति। अब यहाँ पर आए ना, अब इस र के आगे ये र आ जाए, र के आगे र आया तो पहले र का लोप, इस र का लोप करना है, लिखे ना, और र का नहीं, हाँ पूर्व र का लोप करेंगे, इस र का लोप करेंगे तो क्या हो गया, धुर्जट प्लस ई प्लस इसका लोप करेंगे और आगे का रक्षति। अब और क्या लिखा, और र का पूर्व स्वर, इस र का यदि पूर्व स्वर, इस र का यदि पूर्व स्वर ह्रस्व है तो इसको दीर्घ करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, धुर्जट प्लस ई दीर्घ हो गया और रक्षति। तो क्या बना यहाँ पर, धुर्जटि रक्षति। फिर एक बार देखिए आप, र के बाद र आने पर पूर्व र का लोप हो जाता है और र का पूर्व स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ होता है। दुर्जटि ही रक्षति, उदाहरण, दुर्जट प्लस ही प्लस विसर्ग प्लस रक्षति। तो विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर, अभी इसका है ना यही नियम है, विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर यानी ई स्वर है और विसर्ग के आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का र होता है। तो पहले तो र किया, उसके बाद इस अगले नियम के अनुसार र के आगे र आया तो इस पहले र का लोप होगा और इस र के पूर्व में जो ई है उसको दीर्घ करेंगे। ये दोनों एक ही टाइम लगते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दो स्टेप अलग अलग किए हैं। आगे छठा नियम, आगे का नियम है, हो गया आपका, विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद या पश्चात विसर्ग के पश्चात श श स ए व्यंजन हो तो विसर्ग वैसा का वैसा रहता है, वैसा का वैसा रहता, वैसा रहता है अथवा अथवा उस विसर्ग का क्रमशः श श स होता है। जैसे कवयः शंसन्ति, तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में क्या है इसका कुछ मतलब नहीं, पश्चात क्या है, श हो या श हो या स हो, तो एक तो विसर्ग वैसा का वैसा रहेगा या इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग का वही वर्ण होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको खोलती हूँ पहले, विसर्ग प्लस शंसन्ति, कवयः, ये विसर्ग वैसा का वैसा रहा, नहीं तो इस विसर्ग के बदले में श बना, ये शंसन्ति, तो इसको कवयः विसर्ग का लोप नहीं होता किंतु उसकी जगह पर श बनता है। एक तो ऐसा कवयः शंसन्ति बनेगा, या विसर्ग का श नहीं बना तो कवयः शंसन्ति ऐसा ही रहेगा। क्या नियम बना, फिर एक बार, विसर्ग के पश्चात श श स ए व्यंजन हो तो विसर्ग वैसा का वैसा रहता है अथवा उस विसर्ग का क्रमशः श श स इस प्रकार होता है। समझ में आया नियम? उदाहरण नीचे दिया है, कवयः शंसन्ति, एक तो ऐसा ही रहेगा, नहीं तो कवय उसका इस विसर्ग का श करने के बाद कवयः शंसन्ति, यानी ये दो तरीके से वाक्य लिख सकते हैं आप, कवयः शंसन्ति या कवयः शंसन्ति, इस प्रकार कवयः शंसन्ति। आगे विसर्ग के पश्चात सातवां नियम है, विसर्ग के पश्चात च छ विसर्ग के पश्चात च छ आने पर उस विसर्ग का, ये सब नियम लिखवाए आपको, लेकिन आपको अभी वो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसको रिवीजन कर रहे हैं। उस विसर्ग का
श बनता है। आगे विसर्ग के आगे त थ आने पर उस विसर्ग का स बनता है और ट ठ आने पर उस विसर्ग का श बनता है। जैसे उदाहरण हरि ही चरति, रामः तरति या रामः टीकते। अब यहाँ विसर्ग के पश्चात यानी इसको खोलेंगे तो क्या होगा, हरि प्लस विसर्ग प्लस चरति। तो इस विसर्ग के पश्चात च छ है, तो यहाँ विसर्ग के पश्चात च छ आने पर च छ, इस विसर्ग के पश्चात च छ आ जाए तो विसर्ग क्या क्या बनता है, श बनता है। इसलिए इसको क्या किया, प्लस श प्लस चरति। तो ये बना आपका हरीश चरति। विसर्ग के पश्चात च छ आ जाए तो इस विसर्ग का श करते हैं और हरीश चरति ऐसा रूप बनता है। आगे आप रामः तरति, तो त था आने पर यानी विसर्ग के पश्चात ये राम प्लस विसर्ग प्लस तरति। अब इस विसर्ग के आगे त आया तो यहाँ त थ आ जाए तो क्या होता है, स होता है। तो ये क्या बनेगा, रामः, राम ये विसर्ग का स बना और ये तरति बना। तो ये हो गया आपका रामस तरति। इसलिए यदि एक वचन है, कर्ता आ रहा है तो यहाँ पर स दिख रहा है तो उसका क्या करना है, विसर्ग करना है। आगे अब यहाँ पर क्या है, राम प्लस विसर्ग प्लस टीकते। राम प्लस इस विसर्ग के आगे त थ आ जाने पर, विसर्ग के पश्चात त ठ आने पर उस विसर्ग का श बनता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, श करना है। तो ये क्या बना आपका, रामस टीकते। ये विसर्ग संधि के नियम हो गए। समझ में आया, ये विसर्ग संधि के नियम हो गए आपके, जो 6-7 कितने हो गए, 7 है विसर्ग संधि के नियम। हाँ, अब स्वर संधि का, अरे तो क्या होगा यहाँ पर, विसर्ग के पश्चात च छ आने पर उस विसर्ग का श बनता है। उदाहरण दिया हरि ही चरति, तो च या छ आ जाए तो इस विसर्ग का, ये मैंने खोल के लिखा, और इस विसर्ग का श बनता है, इसलिए हरीश चरति। ऐसा जहाँ पर भी लिखा होगा तो हरि ही चरति ऐसा पढ़ना है। आगे रामः तरति, तो यहाँ पर क्या होगा कि विसर्ग के पश्चात क्या है, त थ है,
तो इस विसर्ग का यहाँ पर लिखा है ना, विसर्ग के पश्चात त थ आने पर उस विसर्ग का स बनता है। ट ठ आने पर उस विसर्ग का श बनता है। तो विसर्ग यहाँ पर त है तो यहाँ पर विसर्ग का स बना, और यहाँ पर ट ठ हो तो विसर्ग का श बना। इस प्रकार ये तीनों उदाहरण इन तीनों के लिए दिया है। समझ में आया नियम? आपको ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए आज सिर्फ विसर्ग संधि के नियम आपको बताए हैं। इसके साथ अब आगे जो जो भी नियम आएंगे वो आपको एक बार लिख के वापिस उसका एक उदाहरण दिया जाएगा वाक्य के साथ। हाँ, तो अभी आपने को वाक्य करने हैं जो आपको बताए थे। कितने वाक्य हो गए थे? शायद उसमें से आपके वायसो बलिम भक्षति वो है ना। हाँ, आगे 4 वाक्य शायद उस दिन हो गए थे। मेघो वारि सिंचति हो गया था, कमलम अलिन प्रीणयति, अब रामो रविम नमति ये वाक्य है आगे का, जो आपको वाक्य बनाने के लिए बोला था। तो सभी को संधि नियम वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा था, इसलिए मैंने आज विसर्ग संधि के जो नियम अभी तक आए हैं उनको एक बार रिवाइज किया है, उसका रिवीजन हो चुका है आपका। अब उसके बाद हाँ, एक जो है आगे के नियम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको समझाया जाएगा। अब एक नियम आता है, वो आप स्वर संधि में लिख सकते हैं उसको, स्वर संधि का नियम। ये व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि हो गई, स्वर संधि के नियम। तो उसमें एक अभी लिखो जो अभी आने वाला है, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ अभी। ए अथवा ओ, ए अथवा ओ ए अथवा ओ इनके बाद अ हो तो ए अथवा ओ इनके बाद अ हो तो वह अस्वर उस ए और ओ में ए और ओ में मिल जाता है। ए अथवा ओ में मिल जाता है, अर्थात उस अ का उच्चारण नहीं होता है।
जैसे रामः अश्वम, अब इसको राम अश्वम, ठीक है, राम अश्वम। अब यहाँ पर अभी एक नियम लिखवा है, पहला ही नियम है विसर्ग के पूर्व में क्या है, यहाँ पर अ है, विसर्ग है और आगे अश्वम है। तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का उ होता है। अब ये अ प्लस उ मिलकर राम प्लस ओ बन गया, अ प्लस उ मिलकर ओ बन गया और अश्वम आया। हाँ, अब ए यहाँ पर नियम लिखा है ना, ए अथवा ओ, इनके बाद क्या आया, यहाँ पर ओ आया, अ आया ना, अ आया, तो उस अ का अ स्वर इस ओ में मिल जाएगा, यानी अर्थात इस अ का उच्चारण नहीं होता है। अब एक वाक्य वहाँ रहना ले गया, तो फिर उस अ के बदले में वहाँ लिखना है आपको उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पर लिखा ना, ये उदाहरण लिखने के बाद उच्चारण नहीं होता है, यानी आगे कैसे लिखेंगे इसको, रामो अश्वम, रामो श्वम होगा, ये मिल जाएगा ना इसमें, ये ऐसा हो जाता है वैसे तो रामोश्वम। लेकिन अभी और बाकी है, तो यहाँ तक आप उसका उच्चारण नहीं होता है, यानी उसमें मिल गया तो रामोश्वम होगा। हाँ, तो उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। हाँ, और उसको लिखते भी नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, नहीं है, यानी उसका उच्चारण भी नहीं होता है और उसको लिखते भी नहीं है। उस अ को लिखते नहीं हैं। उस ओ को नहीं लिखते हैं, फिर क्या करेंगे वो आगे बता रहे हैं। अभी उसको आप मिटा रहे में आपका लिखना हुआ होगा ऐसा करके। एक और संधि का नियम है न का, वो बाद में जब एक उदाहरण आएगा तब उस दिन समझाया जाएगा आपको। हाँ, तो ऐसा हो गया ना। अब इसके आगे क्या है, उस अ के बदले में, ये उदाहरण लिखो, उस अ के, इस अ के बदले में, इस अ के बदले में द्विखंड चिन्ह, यानी वो कैसा लिखा जाता है उसको आप बताती हूँ। द्विखंड चिन्ह यानी ये ऐसा द्विखंड चिन्ह लिखते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये रामोश्वम है ना, तो रामो, इस अ के बदले में द्विखंड चिन्ह और श्व, तो ये पूरा आपका ऐसा लिखते हैं। समझ में आया। ए अथवा ओ, इनके बाद में बाद अ हो और तो वह अ स्वर उस ए अथवा ओ नहीं, ओ चाहिए यहाँ पर, उस ए और ओ में मिल जाता है, अर्थात उस अ का उच्चारण नहीं होता है, उस ओ को लिखते नहीं है, उस अ को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया, रामः प्लस अश्वम, उसको खोला तो राम प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस अश्वम। तो अ पहले एक नियम, पहला ही विसर्ग संधि का नियम है। अब इस विसर्ग के पूर्व में अ और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है, और इस अ प्लस ओ मिलकर ओ बन गया, तो रामोश्वम बना। लेकिन
ऐसा भी लिखा जाता है या इसको इस अ के बदले में द्विखंड चिन्ह लिखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा भी सही है, कहीं कहीं पर द्विखंड चिन्ह लिखते भी है और नहीं भी है। तो नहीं लिखा होगा तो रामोश्वम होगा, और यदि लिखा होगा तो रामोश्वम द्विखंड चिन्ह सहित लिखते हैं। अब एक कभी कभी यदि आ हो, ये आपको जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, यदि यहाँ पर आ हो तो उस आ को भी इसमें मिलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर 2 द्विखंड चिन्ह लिखे जाते हैं। शास्त्र में आप कभी पढ़ेंगे तो आपको वैसा समझना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आगे के वाक्य देखते हैं। हाँ, 2 द्विखंड येते. येते मोठ्या प्रमेय कमल मार्तंड येते. आगे अभी इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने, इसलिए मैंने आज फिर से आपको कल रिवीजन करने के लिए बोला था। आज आपने वही चीज़ फिर रिवीजन की है, तो इससे आपको ज़्यादा खुलासा होगा, समझने में कठिनाई नहीं होगी। एक 3-4 वाक्य करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्लास ख़त्म होगी तो आप आराम से इन वाक्यों को बनाना है, क्योंकि आपकी परीक्षा है 2 दिन में, इसलिए रिवीजन चल रही है। 2-3 नियम और हैं, एक विसर्ग संधि का है और स्वर संधि का एक नियम है, वो कल आपको बताया जाएगा। तो क्या कहा अभी आगे, कमलम अलिन प्रीणयति, यह यहाँ तक के वाक्य हो गए थे। आगे का वाक्य कौन सा है फिर, रामो रविम नमति। रामो रविम नमति। अब यहाँ पर ओ लिखा है उन्होंने, तो ओ किसका होता है, अभी हमने पढ़ा है विसर्ग संधि में, तो पहला ही नियम है विसर्ग संधि का, तो विसर्ग होगा तो ओ होता है, तो इस ओ के बदले में पढ़ना क्या है अपने को, राम रविम नमति। कर्ता कौन है यहाँ पर, राम करता है, उसकी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा का एक वचन है। नमति यह क्या है, क्रियापद। कर्म क्या है, अच्छा, तो इसका मूल धातु क्या है, नमकार मूल धातु नम। हाँ, कौन से गण का है, प्रथम गण का है। और ये बाकी के तो यहाँ पर जो है ये राम ये मूल शब्द ही है, राम। रवि का मूल शब्द क्या है, रवि ही मूल शब्द है। आप कर्ता कर्म क्रियापद के अनुसार लगाओ, तो कर्ता राम है। नमस्कार कौन करता है, राम की प्रथमा विभक्ति, तो राम करता हो गया। हाँ, अब रवि, यहाँ एक वचन तो रवि ही बन रहा है, और लेकिन ये रविम है, तो कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो क्या हो गया वहाँ पर रविम बना, तो वो कर्म है। तो राम, आप क्या आएगा वहाँ पर, कर्म को क्या लगाते हैं, रवि को। रवि यानी सूर्य, राम यानी राम, रवि यानी इसका मतलब है सूर्य, और नम यानी नमस्कार करना। आप पूरे सभी के आपको अर्थ मिल गए। तो राम सूर्य को नमस्कार करता है। राम सूर्य को नमस्कार करता है। आगे के वाक्य, और एक कल मैंने ये बात भी बताई थी कि आपको जो इकारांत पुल्लिंगी नाम दिए हैं, अतिथि, कवि, रवि, उसको याद बोलने के लिए बोला था। हाँ, तो बोला, आपने बोला होगा दिन में एक बार तो आपके वाक्य सरल जाएंगे, यदि नहीं बोला होगा तो फिर कठिन जाएंगे। हाँ, तो दूसरा वाक्य है पानी प्रक्षाल या मह। अब मह है तो कर्ता कौन हो गया,
क्रिया करता कर्ता इसमें से कर्ता कौन है यहाँ पर, है क्या कर्ता? नहीं, क्योंकि ये पानी है। ये पानी यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। यानी प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति का द्विवचन आता है ना। जैसे कवि ही कवि और कवि, तो मूल शब्द, इसलिए मैंने पहले इसका मूल शब्द निकाल। पानी ही मूल शब्द है। हाँ, पानी ही मूल शब्द है, तो यहाँ पर पानी दिख रहा है, तो ये दीर्घ दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जैसे कवि ही और कवि दीर्घ होता है, वैसे पानी ही और पानी दीर्घ द्विवचन हो गया ना। लेकिन ऐसे कर्ता का भी द्विवचन पानी है और वह द्वितीय विभक्ति का वचन भी पानी है, तो कैसे डिसाइड करें कर्ता है या कर्म है? तो फिर चलो यहाँ पर क्रियापद की तरफ। तो क्रियापद देखो, प्रक्षालयामः, तो मह कहाँ आता है? क्रियापद कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष का एक वचन। एक वचन बहुवचन। बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है और वह मह है, तो उसके कर्ता कौन हो गए? हम सब। और यहाँ पर तो पानी दिख रहा है, तो ये कर्ता नहीं है क्योंकि मह लिखा है। हाँ, यदि मह करता है तो मैंने बोला था उत्तम पुरुष और द्वितीय पुरुष वो उनका वैसा का वैसा लिखा जाता है, लेकिन तृतीय पुरुष में दूसरे राम जल जो भी आएंगे वो कर्ता आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मह है तो उसका कर्ता कौन बना? अहम आवाम वयम। वयम पानी प्रक्षालयामः, ये आपका वाक्य बना। इसलिए कर्ता निकालो। इससे पहले से बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पर दिख रहा है तो पहले क्रियापद देखो। यदि यह भी द्विवचन है और यहाँ पर बहुवचनी है क्रियापद, तो कभी भी कर्ता के अनुसार ही क्रियापद रहता है, या बहुवचनी क्रियापद है और यहाँ पर द्विवचनी कर्ता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह कौन है? यह कर्ता नहीं है, यह फिर क्या है? कर्म है, क्योंकि आपको अभी आगे की विभक्तियां पढ़ाई नहीं गई है। तो वाक्य क्या बन गया? वयम पानी प्रक्षालयामः, तो वयम यानी हम सब। पानी का मूल शब्द है पानी ही, यानी इसका हाथ, इसका क्या आएगा? हाथ। हाँ, और प्रक्षालयामः, तो यहाँ पर प्र प्लस क्षल, और क्षल का क्षाल बनता है। कौन से गण का है? दशम गण का है। इसका अर्थ क्या हो गया? धोना। प्रक्षालन करना है ना, धोना। अब सब मिल गया। वयम यानी हम सब, पानी यानी हाथ, प्रक्षालन यानी धोना। तो हम, तो क्या वाक्य बन गया? हम सब हाथ, हाथ से नहीं, हाथ, हम सब हाथ यानी कितने हाथ है? दो हाथ। तो यहाँ पर 2 हाथ लिखना पड़ेगा ना, अभी पहले लिखें। हम सब दोनों हाथ, या 2 हाथों को, या दोनों हाथों को, ऐसा भी चलता है। दोनों हाथों को धोते हैं, या हम सब 2 हाथों को धोते हैं, ऐसा भी। दोनों को, दोनों या दो, दोनों भी लिखा तो भी चलता है। क्या वाक्य बना? हम सब दोनों हाथों को धोते हैं। तो हम सब दोनों ऐसा नहीं करना है, हम दोनों। अब इसमें क्या कहा आपको पहले मैंने कि सब सभी जगह लिखा ही होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो हम यदि सिर्फ लिखते हैं तो भी उसका अर्थ हम सब ही लेना है। हम दोनों हाथों को धोते हैं,
हम दोनों ऐसा अर्थ नहीं करना है। पढ़ते समय हम दोनों हाथों को ऐसा नहीं करो, हाँ इसलिए हम दोनों हाथों को धोते हैं। मतलब हम दोनों एक साथ नहीं लेना, हम सब अब दोनों हाथों को धोते हैं। आगे असीन व वंचित योद्धा असीन आप इसको पहले खोलो आप। हाँ, तो क्या खोलना है, पहले तो मूल शब्द निकालो। असीन ये योद्धा का मूल शब्द क्या है, योधः। ए पर ये क्या है, मूल धातु क्या है, वह। कौन से गण का है, प्रथम गण का है। अब इसका मूल, अब ये वहंती निकला, अब ये न है तो न को आप ये न, इसको क्या करना है, मूल शब्द इस असीन, असीन बचा ना, बचा क्या है असीन, क्योंकि ये न है तो इसमें जोड़ दिया है, सिर्फ कुछ किया नहीं है। तो असीन ये किसका होता है, मूल शब्द क्या है असीन का, असी ही, असी ही मूल शब्द है, यानी इसका मतलब क्या है, तलवार, इसलिए मूल शब्द। और असी एक वचन है, हाँ मैंने लिखा हुआ। अब यहाँ पर ये योद्धा है, योधः, तो इसका ये योद्धा मूल शब्द, इसका अर्थ क्या है, लड़ने वाला, लड़ने वाला शूर पुरुष, बराबर। तो लड़ने वाला शूर पुरुष कितने हैं, बहुत योद्धा कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो कितने हो गए हैं, बहुत सारे, बहुत सारे हैं। और वहंती है कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो ये दोनों बहुवचनी हो गई, तो ये कर्ता हो गया और ये क्रियापद हो गया, बराबर। तो योद्धा लड़ने वाले शूर वहन करते हैं, वह यानी ले जाना, ले जाना। अब एक कर्ता हो गया, लड़ने वाला शूर पुरुष, हाँ लड़ने वाले कर बहुत सारे हैं ना, तो इसको पहले लिखते हैं, लड़ने वाले शूर पुरुष। अब यह जो ले जाना है, यह क्रिया किस पर खत्म हो रही है, असीन, अब ये तो आसीन कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो कितने हो गए, आसीन है तलवार, तलवार कितनी है, बहुत सारे। तो लड़ने वाले शूर पुरुष तलवार, तलवार है ना, तलवारों को ऐसा करो तो बचा, तलवारों को ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं। लड़ने वाले शूर पुरुष तलवारों को ले जाते हैं, बहुत सारे हैं ना, जाते हैं, जाते हैं, बहुत सारे। लड़ने वाले शूर पुरुष तलवारों को ले जाते हैं। आगे का वाक्य, कपिम मुंचामी, मुंचामी। अब यहाँ पर भी पहले क्रियापद है, हाँ तो क्रियापद कौन सा है, वो पुरुष का कौन सा वचन है, क्रियापद मुंचामी। उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन है, कर्ता कौन हो गया फिर यहाँ पर, और यहाँ पर कपिम है, तो कपिम कर्ता हो सकता है क्या, कपिम, यह कपिम का मूल शब्द क्या है, कपि ही है, तो कपि ही है क्या यहाँ पर, नहीं है,
तो ये क्या हो गया? कर्म। तो एक कपि शब्द का अर्थ क्या है? बंदर। बंदर। मुंच, मुंच धातु का अर्थ क्या है? मुक्त करना, छोड़ना। मुंच मूल धातु है मुंच, उसका चलाते समय आदेश हुआ, उसका अर्थ है मुक्त करना या छोड़ना। हाँ, और यहाँ पर कौन कौन छोड़ रहा है? मैं। मी है ना, तो मी का कर्ता कौन बन गया? मैं अब मैं छोड़ता हूँ, ये तो दोनों मिल गए। मैं छोड़ता हूँ, ये छोड़ना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? बंदर पर। तो बंदर यहाँ कितने हैं? एक है। तो मैं बंदर को छोड़ता हूँ, मैं बंदर को छोड़ता हूँ। आगे नृपति वर्णयन्ति कवयः। नृपतिम, नृपतिम वर्णयन्ति कवयः। कवयः। कर्ता कौन है? नृपति। प्रथमा विभक्ति किसकी है? कवयः। एक तो इसलिए मूल शब्द खोजो पहले इसमें से। कवि। यहाँ पर है कवि। मूल शब्द कवि है, कवि ही। तो कवि ही, कवि, कवयः। तो ये कवि यानी प्रथमा का बहुवचन। इसका अर्थ क्या है? ग्रंथकार या कवि लिखा तो भी चलता है। अब वर्णयंती, ये तो कवि ही प्रथमा विभक्ति है, तो क्या हो गए? कर्ता हो गया। अब क्रियापद कौन सा है? वर्णयन्ति। वर्णयंती क्रियापद है, तो इसका मूल धातु क्या है? वर्ण। कौन से गण का है? दशम। दशम गण का है, इसलिए वर्णयंती बना। इसका मतलब या अर्थ क्या है? स्तुति करना, वर्णन करना। तो ग्रंथकार स्तुति, कवि शब्द का अर्थ ग्रंथकार या कवि, वर्ण यानी स्तुति करना। अब यहाँ पर देखो नृपतिम है, तो मूल शब्द क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, नृपति ही इकारांत है, और इसका अर्थ क्या है? राजा। समझ में आया? आप पहले कर्ता ले लो। कर्ता कौन है? ग्रंथकार या कवि। मैं कवि लिख रही हूँ अभी, कवि। आप राजा है ना, तो द्वितीय विभक्ति है, तो क्या लगाना है इसको? का, की, के जो लगा सकते हो। राजा की। राजा की, राजा की स्तुति करते हैं। कवि राजा की स्तुति करते हैं। कवि शब्द यहाँ पर हिंदी में ह्रस्व दीर्घ कवि होगा शायद यहाँ पर। कवि राजा की स्तुति करते हैं, कवि लोग राजा की स्तुति करते हैं। बहुत सारे हैं ना कवि, कवि यह बहुवचन है, इसलिए कवि लिखा। और वर्णयंती स्तुति या वर्णन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार दिया है। समझ में आया? नृपतिम वर्णयंती कवयः, उसका अर्थ क्या हो गया? कवि राजा की स्तुति करते हैं। उसके आगे हो गया सभी का। मनीम चोरयन्ति। मनीम चोरयन्ति स्तेनाः। कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? तेना की। हाँ, मूल शब्द पहले निकालो।
तेनः स्तेनः, स्तेन यानी चोर चोर। हाँ, तो स्तेन ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और यहाँ स्तेना लिखा है, तो उसको क्या करो आप, जब तक स्तेना नहीं आता है तब तक बोलो स्तेनः, स्तेनो, स्तेनाः, यानी प्रथमा विभक्ति का, बहुवचन यानी कितने हो गए, बहुत सारे बहुत सारे। क्या, चोर, चोर कितने हैं, बहुत सारे हैं। अब चोरयंती क्या है, यह क्रियापद क्रियापद है। अब मूल धातु क्या है, चूर, उसका चोर बनता है, दशम कौन से गण का है, दशम गण का है। उसका अर्थ क्या है, चोरी करना। अब मनी, मनी पहले तो मूल शब्द है मनी ही, लेकिन अपने को मनी दिख रहा है, जब तक मनीम नहीं आता है तब तक बोलो तो मनी ही शब्द किसके जैसे बोलना है, कवि जैसे बोलना है। मनी ही, मनी, मनयः प्रथमा, और यहाँ पर क्या आया, मनीम, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो उसका अर्थ क्या हो गया, मनी यानी रत्न। हाँ, तो सब समझ में आया अभी, तो इसका आएगा तो चोर रत्न की चोरी करते हैं, चोरी करता है, एक ही है ना, नहीं चोरी करते बहुत सारे, चोर रत्न की चोरी करते हैं। आगे समझा, मनीम चोरती स्नेनाः, इसलिए पहले प्रथमा विभक्ति, एक तो मूल शब्द आपको पता चाहिए, इसलिए मैंने मूल शब्द स्तेनाः का स्तेनः लिखा। अब ये स्तेनाः है और मूल शब्द क्या है, स्तेन, तो इसका कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, बहु, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ, इसलिए बहुत सारे चोर हो गए। अब चोरयंती क्रियापद है, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, तो ये भी बहुवचनी है, उसका अर्थ ये चोर, चोर दशम गण का है, अर्थ होता है चोरी करना। अब यह चोरी करना, यह क्रिया किस पर खत्म हो रही है, मनी यानी रत्न पर, तो रत्न हो गया कर्म, तो ये मूल शब्द क्या है, मनी ही है। अब कहाँ तक आपको ये चलाना है, को मनीम जब तक नहीं आता है तब तक यह मनी शब्द चलाना है, तो यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, तो चोर रत्न की चोरी करते हैं। सव्वाच कुठलं होतं, 1 आगे आणि 5 मिनिटं। यतीम पृच्छन्ति शिष्याः, पृच्छन्ति शिष्याः तो ये यहाँ पर कर्ता कौन है, ये मूल कर्ता बहुवचन किसका है, शिष्य शिष्य। हाँ, मूल शब्द क्या है इसका, शिष्य इसलिए मूल शब्द यानी वो शब्द मालूम चाहिए, शिष्य ये मूल शब्द। हाँ, अब शिष्य का, ये शिष्य कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हाँ, तो यहाँ पर पृच्छन्ति क्रियापद क्या है, क्रियापद है, मूल धातु क्या है, प्रच्छ, और उसका पृच्छ बनता है, पृच्छ, और प्रथम गण का इसका अर्थ क्या है, पूछना। अब मूल शब्द क्या है इसका, यति ही है, लेकिन यहाँ पर यतीम दिख रहा है, तो ये क्या करो, वहां तक वह शब्द चलाओ, यति ही, यति, यतयः प्रथमा, और यतीम यानी द्वितीय विभक्ति का, तो ये यति कितने हो गए, एक, यानी यति यानी साधु, तो द्वितीय विभक्ति है तो साधु को आया, तो शिष्य, शिष्य यानी विद्यार्थी या चेला ऐसा लिखा हमने, शिष्य साधु को पूछते हैं,
या आपका आया बहुवचन। शिष्य साधु को पूछते हैं। व्याधि न इतना करते, फिर आप कल जो वाक्य आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनको करो। अभी तो आपको पूरे नियम और ये प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। आगे, व्याधिम न गणयामि। न गणयामि। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? तो मी से निकल, क्योंकि व्याधि में है। व्याधि में कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। हाँ, व्याधि हाँ, एक वचन है। तो ये तो कर्म करता नहीं है, कर्म है। तो और यहाँ पर गणयामी है, तो मी है, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष का एक वचन गणयामी। तो यहाँ पर अहम आया ना, फिर अहम, ये वाक्य आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? व्याधि। व्याधि ही है। व्याधि यानी रोग। रोग। कितने हैं रोग? एक वचन है तो एक ही है। और मूल धातु क्या है इसका? गण। गण। दशम। दशम गण का है। इसका अर्थ क्या है? गिनना। गिनना। और यहाँ पर कौन है कर्ता? मैं। और ये व्याधि शब्द का ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो को लगाओ हिंदी में। तो मैं रोगों को नहीं गिनता हूँ। न आया ना, न यह अव्यय है। आपको पहले ही बताया कि जो अव्यय रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को वाक्य में जैसा का तैसा लिखते हैं, इसलिए न को वैसा का वैसा लिखा, इसलिए न का अर्थ है नहीं। तो मैं रोग को नहीं गिनता हूँ। आपको इकारांत जो शब्द है आपने याद नहीं किए थे, और संधि भी बहुत सारे हो गई थी, इसलिए आपको वैसा हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है जैसा। तो अभी आपको थोड़े संधि के नियम जो है विसर्ग संधि के पूरे करवाए हैं, ये वाक्य बनाए हैं, और थोड़े जो वाक्य बचे हैं वो हम कर लेंगे अभी। कल इसका रिवीजन करना है। जो अभी आज आपको संधि के नियम जितने भी रिवीजन अभी कल भी किए थे, आज भी एक बार किया है, फिर वापस उसी चीज़ को आपको एक बार और देखना है। और एक बात है, जो इकारांत पुल्लिंगी, अकारांत पुल्लिंगी, अकारांत पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी, इकारांत पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी। जैसे अकारांत पुल्लिंगी कौन सा शब्द याद करने के लिए बोला था? देव शब्द। नपुंसकलिंगी वनम शब्द। इकारांत पुल्लिंगी कवि शब्द। और इकारांत नपुंसकलिंगी वादी शब्द। इनको थोड़ा कंठस्थ करिए, इनको पूरा आपके मुंह में बैठना चाहिए। और एक बात, जो इसके पहले अतिथि, सारथी, कवि, रवि, ये जो इकारांत पुल्लिंगी शब्द आए उनको कवि जैसे बोलना है। घर में आप बोलिए उसको, हाँ, तो आपको थोड़ा सा वाक्य करने में सरल जाएंगे। अभी तो आपको वो इकारांत पुल्लिंगी शब्द आए थे, आपको वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि आपने याद नहीं किए उसको। तो आपको याद करो तो आपको समझ में आएंगी। आज की क्लास यही ख़त्म करते, बाकी का कल।